नमस्कार साथियों। फास्ट आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। पेपर 4 मेंस जो एमपीपीएससी ने न्यू सिलेबस ऐड किया है, जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप एक नया टॉपिक जोड़ा है, उसी में आज हम लेके आए हैं फेलियर। अभी तक हम सक्सेस देख चुके हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट देख चुके हैं, इम्पीडमेंट्स इन सक्सेस क्या क्या होती हैं, रुकावटें बाधाएं क्या हो सकती हैं, कैसे आप सक्सेस पा सकते हैं, वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि फेलियर किस तरीके से आती है और फेलियर के क्या क्या रीजन इसके अंदर में हैं। चलिए, मैं आपका टीचर आशु जैन आपको प्रेजेंट करता हूँ नई क्लास फेलियर। असफलता है, हर किसी ने किसी ना किसी पॉइंट ऑफ लाइफ पे हमने फेलियर देखी है, चाहे वो छोटी फेलियर्स हो चाहे वो बड़ी फेलियर्स हो। आज हम देखेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप के लेवल पे क्या क्या फेलियर्स आती हैं, क्या फेलियर की डेफिनेशन है। Failure is often seen as a negative, but is actually an essential part of growth and learning. It is a chance to reflect, learn and come back stronger. क्या है फेलियर? एक एसेंशियल पार्ट है लाइफ का। जब तक फेलियर मिलेगी नहीं तो जो असफलता का स्वाद है वो मीठा नहीं लगता है, जब तक अपने फेलियर ना चकी हो। असफलता को अक्सर नकारात्मक के रूप में देखा जाता है, लेकिन ये वास्तव में विकास और सीखने का एक अनिवार्य हिस्सा है। अनिवार्य हिस्सा होता है। जब तक आप डेवलपमेंट करेंगे, जब तक आप गिरेंगे नहीं, गिर के खड़े होंगे नहीं और वापस से नहीं दौड़ेंगे, तो आप क्या होगा कि आपको वो मजा नहीं आएगा या किक नहीं मिलेगी। इसलिए फेलियर इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। चलिए, ये डेफिनेशन हो गई। अब अंडरस्टैंडिंग फेलियर, क्यों फेलियर आती है, एक बार वापस से डेफिनेशन देख लीजिए। इज अ लैक ऑफ सक्सेस इन अचीविंग समथिंग। जब कोई भी आप चीज को डिजायर, चीजों को आप सक्सेस पाना चाहते हैं और आपको ना मिले, तो हम उसको क्या बोलते हैं? फेलियर बोलते हैं। कितने प्रकार की फेलियर होते हैं? अलग अलग लेवल पे अलग अलग फेलियर देखेंगी। पर्सनल लेवल पे अलग है, अपनी लाइफ में फेल हो जाना, अपने सगे संबंधियों के साथ रिश्ते टूट जाना, लव में फेल हो जाना, है ना। तो ये आपके पर्सनल फेलियर्स के अंदर में आते हैं। पर्सनल, आपने कोई गोल टारगेट सेट किया था कि मुझे अपनी फिटनेस पे मुझे इतना ध्यान देना है, मुझे अपना इतना वेट इंक्रीज करना है या लूज करना है, मुझे ये डिसिप्लिन करना है, और अगर आप वो अचीव नहीं कर पाए तो वो आपके पर्सनल फेलियर के अंदर में आते हैं। चलिए देखते हैं। तो पर्सनल फेलियर, नॉट अचीविंग अ पर्सनल गोल, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किस किस को हम क्या मान रहे हैं, पर्सनल गोल मान रहे हैं। चलिए देखते हैं जी। पर्सनल फेलियर में तो इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? एग्जांपल्स में आप देखेंगे कि मान लीजिए आपको जिम ज्वाइन करना था, वो आप नहीं कर पाए हैं। आपको वेट लूज करना था, वो आप नहीं कर पाए हैं, तो ये क्या हो गया? आपके पर्सनल फेलियर्स का कहलाएंगे। आप रोज एक रीडिंग हैबिट डेवलप करना चाहते थे, वो आप नहीं कर पाए हैं, तो भी ये आपकी क्या कहलाएगी? ये सब आपके क्या हैं? पर्सनल फेलियर्स के लेवल है। ये आप पर्सनल फेलियर्स में देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड क्या है? प्रोफेशनल फेलियर्स, नॉट मीटिंग अ वर्क रिलेटेड ऑब्जेक्टिव। जो आपको काम दिया गया था, टारगेट्स दिए गए थे, वो टारगेट्स को आप क्या कर गए हैं? मिस कर गए हैं। तो ऐसे फेलियर्स को हम प्रोफेशनल फेलियर्स बोलेंगे। प्रोजेक्ट फेलियर, द अनसक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ए प्रोजेक्ट। किसी प्रोजेक्ट में आप हेड थे, किसी प्रोजेक्ट को आप हेड कर रहे थे या टीम के पार्ट थे, और उस प्रोजेक्ट को क्या नहीं हो पाया? आप कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्ट फेलियर बोलेंगे। आपको समय दिया गया था, मान लीजिए कंस्ट्रक्शन फील्ड में आप हैं, आपको रोड बनाना था, बाय द एंड ऑफ द ईयर आपको फ्लाईओवर्स बनाने थे आपकी कंपनी को, और वो प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो हम क्या कहेंगे? इसको प्रोजेक्ट फेलियर के अंदर में हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट, क्या कारण होते हैं फेलियर के? लैक ऑफ प्रिपरेशन, आपने अपनी प्रिपरेशन अच्छी नहीं करी। हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम नहीं निकला, तो प्रीलिम्स का एग्जाम जब नहीं निकला तो क्या बोला जाएगा? लैक ऑफ प्रिपरेशन। आप कितनी मजबूती से तैयारी कर रहे हैं, आपने प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू हुआ, कहीं ना कहीं हमारी प्रिपरेशन में कमी रह जाती है, उसके कारण से हो सकता है। कुछ लोग बोलेंगे सर नहीं, हमने पूरी प्रिपरेशन करी थी, तो और भी फैक्टर्स हैं उसके साथ में। आपने प्रिपरेशन हो सकता है बहुत अच्छे से किया हो, लेकिन उस दिन आप रात को सोए नहीं, आपको वहां पर रिकॉल नहीं हुई चीजें। दूसरे भी फैक्टर्स हो सकते हैं, उनमें से एक फैक्टर क्या है? लैक ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पुअर डिसीजन मेकिंग, आपका डिसीजन मेकिंग गलत होता है। कई बार हमें कुछ और मार्क करना था कोई गोला, और हमने क्या कर दिया? दूसरा ही गोला ऑप्शंस में हमने क्या कर दिया? उसको मार्क कर दिया। तो पुअर डिसीजन मेकिंग है। जब डिसीजन लेने थे आपने लिया नहीं, है ना। अब वो एक बोलते ना, कहावत है, अब पछतावे होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब
आपको जब डिसीजन लेना था, एट अ टाइम जब डिसीजन लेना था, अब आपने डिसीजन नहीं लिया, फिर आप पछता रहे हैं, काश मैं उस दिन डिसीजन ले लेता तो आज मुझे इतना प्रॉफिट हो गया होता, आज मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया होता, आज मेरी कंपनी यहाँ से वहां पहुंच गई होती, आज मेरा एग्जाम निकल गया होता। तो ये किसके बाद में? पुअर डिसीजन मेकिंग। और पुअर डिसीजन मेकिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक पार्ट है। जितनी स्ट्रांग पर्सनालिटी होगी उसी तरीके से आपका डिसीजन मेकिंग क्या होगा? स्ट्रांग होगा। और डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होता है आपके डिसिप्लिन से आने से, कि आप फोकस होके, एकाग्र होके अपना काम कर रहे हैं, आपको पता है मुझे ये काम करना है, तो आप इमीडिएटली क्या करते हैं? उसमें डिसीजंस लेते हैं। नेक्स्ट है एक्सटर्नल फैक्टर्स। बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जब आप एंटरप्रेन्योरशिप में बात करें या बिजनेस लेवल में बात करते हैं, तो आपकी इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी किस तरीके की चल रही है। जैसे हम देख रहे हैं अभी ओवरऑल द वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है इस टाइम पे क्या है? रिसेशन जैसे हालात बने हुए हैं, दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज अभी रिसेशन में चल रही है। तो जब इकोनॉमी ही स्लो डाउन प्रोसेस में है तो आपकी डिमांड नहीं होगी, और जब आपके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है तो ऑब्वियस बात आपकी सेल कम होने वाली है, जिससे आपके प्रॉफिट्स कम होने वाले हैं। इवन बहुत सारे लोगों को आप क्या कर सकते हैं? फायर भी कर सकते हैं अपनी कंपनी के अंदर में से। रिसेंटली आपने एक न्यूज सुना होगा कि रिलायंस ने 42,000 एम्प्लॉयज को क्या कर दिया? फायर कर दिया। तो ये क्यों हो रहा है? इकोनॉमिकल स्लो डाउन है। दुनिया भर में भी आप देख रहे हैं आईटी कंपनीज हैं, वो लोगों को अपनी कंपनी से, नौकरियों से बाहर निकाल रही हैं। चलिए, कंपटीशन। आपका जो कॉम्पिटिटर है वो नई इनोवेशन लेके आ रहा है, नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रहा है ना। जब ये सारी चीजें हो रही हो तो इसके कारण से भी क्या हो जाता है? कई बार आप कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। ये एक्सटर्नल फैक्टर के कारण से आपका क्या होता है? आपको असफलताएं मिलना चालू हो जाती हैं। चलिए, फेलियर फ्रस्ट्रेशन साइकिल। देखिए, एक फेलियर फ्रस्ट्रेशन साइकिल बनाई है। सबसे पहले क्या होता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या है फेलियर फ्रस्ट्रेशन साइकिल, तो आप यहाँ देखेंगे क्या है। सबसे पहले आप क्या करते हैं? एफर्ट मार रहे हैं, बहुत एफर्ट मार रहे हैं, बहुत एफर्ट मार रहे हैं, लेकिन एफर्ट मारने के बाद क्या हो रहा है? अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो आपने अंडर परफॉर्म जब किया तो आप फिर क्या करेंगे? आप निराश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, आप फिर सैड होंगे, लेकिन आपको सक्सेस पानी है, फिर फ्रस्ट्रेशन आपको बढ़ जाएगी, और फिर आप क्या करेंगे? इस फ्रस्ट्रेशन में वापस से, ऑलरेडी आप जख्म खाए बैठे हुए हैं, ऑलरेडी आपको क्या हो रहा है? फ्रस्ट्रेशन बढ़ी हुई है, क्योंकि आपको डिजायर सक्सेस नहीं मिली है। फिर भी आप एक बार उठते हैं, एक बार फिर से क्या होता है? एफर्ट मारते हैं। फिर से आपने बहुत सारे एफर्ट मारे, और एफर्ट मारने के बाद क्या हुआ? अगेन क्या रहा? अंडर परफॉर्म किया। तो अब और आपको गुस्सा बढ़ेगा, और आपको है ना एंजाइटी, स्ट्रेस बढ़ना चालू हो जाएगा। इसके कारण से क्या होगा? आप फिर यही करेंगे, और ये एक ऐसी विकेशियस साइकिल बन जाती है जहां आप ट्रैप में फंस जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है आपका? कि आपको ये सारी चीजें होती रहती हैं, कंटिन्यू चलती रहती है, और फेलियर आ जाती है। इससे बचने का रीजन, आप इस साइकिल को ब्रेक करें, गैप लें, वापस से रीथिंक करें कि जो आप काम कर रहे हैं वो काम आपके लिए है कि नहीं है। अगर है तो मैं किस डायरेक्शन में जाऊं, क्या मैं नया करूं कि जो मैं गलत कर रहा था वो मैं नहीं करूं, और जो मुझे नया करना है वो मैं करूं, जिससे मुझे क्या हो जाए? डिजायर सक्सेस मिलना चालू हो जाए। चलिए, तो एक बार एक वापस से देख लीजिए साइकिल फेलियर की, कि किस तरीके से ये फ्रस्ट्रेशन, फेलियर फ्रस्ट्रेशन साइकिल काम करती है। चलिए, आगे बढ़ते हैं इसमें। ओवरकमिंग फेलियर। अब हमने फेलियर देख लिया क्या होता है, क्या कारणों से फेलियर होता है। अब हम आगे देखते हैं। सबसे पहले एम्ब्रेस इट, गले लगाओ, है ना। सबसे पहले क्या है? अब जब फेलियर मिल चुकी है, रोना रहना, हाँ नहीं 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 मैं फेल हो गया, मैंने तो बहुत पढ़ाई करी थी, मैंने तो बहुत मेहनत करी थी, मेरे से काम नहीं हुआ। अब जो हो चुका है वो हो चुका है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आगे आपको क्या करना है वो आपको डिसाइड करना है। तो सबसे बेटर तरीका क्या है? उसको गले लगाओ, ठीक है फेलियर मिली मुझे, अब मैं वापस से खड़ा होऊंगा, वापस से और मेहनत करूंगा, अच्छा जो मुझे करना चाहिए था, जो मैं नहीं कर पाया इस बार, वो मैं सारी चीजें करूंगा, और मैं क्या करूंगा? अपने आप को सक्सेसफुल बनाऊंगा। तो सबसे पहले क्या करें? आप एम्ब्रेस करें इस चीज को। दूसरा, लर्न फ्रॉम इट। जो गलतियां करी हैं वापस से वो गलतियां आपको नहीं करना है। डोंट रिपीट योर मिस्टेक्स, है ना। मिस्टेक्स आप बहुत सारी कीजिए, लेकिन उन मिस्टेक्स को क्या नहीं करना है? हमें रिपीट नहीं करना है। तो डोंट रिपीट योर मिस्टेक्स। नेक्स्ट है बिल्डिंग रिसाइलेंस। डेवलप द एबिलिटी टू बाउंस बैक फ्रॉम द सेटबैक्स। तो आपको जो धक्का लगा है, आपको जो फेलियर हाथ मिली है, उससे बाउंस बैक खड़े होने के लिए क्या करो? अपने आप को मजबूत करो। ठीक है, मैं इंटरव्यू तक आया, इंटरव्यू मेरा नहीं निकला, अब मैं नेक्स्ट एग्जाम में प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू दोनों निकालूंगा, और मेहनत से और ताकत लगा के क्या करूंगा? इस एग्जाम को मैं फाइट करूंगा, और ये एग्जाम को मैं निकालूंगा। चेंज योर पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव को चेंज कीजिए।
दुनिया को देखने की तरीका, आपको एग्जाम के प्रति आपका तरीका, आप नेगेटिव माइंडसेट से पॉजिटिव रिजल्ट नहीं ले सकते, लेके आ सकते हैं। तो नेवर एवर डू दैट कि यू आर हैविंग अ नेगेटिव माइंडसेट एंड यू आर बिलीविंग दैट यू विल गेट द पॉजिटिव रिजल्ट। तो ये ऐसा नहीं होता। पॉजिटिव रिजल्ट्स के लिए आपको पॉजिटिव माइंडसेट बना के रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। सेटबैक्स आर टेम्पररी। जो सेटबैक्स है ये समझिए टेम्पररी है, ये वक्त भी बीत जाएगा। अगर खराब वक्त है वो भी बीत जाएगा, अच्छा वक्त चल रहा है तो वो भी आपका बीत जाएगा। इसलिए सेटबैक्स हमेशा याद रखिए कि टेम्पररी है, ये जिंदगी भर आपके स्टार्स की तरह आपके साथ नहीं चलेंगे। कल आप कुछ और काम करेंगे। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए कि मैं मेहनती हूँ और मुझे आगे आगे क्या हो जाएगा, मेरी मेहनत में सफलता मुझे मिलेगी। तो सेटबैक्स क्या है आपके, टेम्परेरी है ना। ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो जब आपसे आए ओवरकमिंग फेलियर कैसे करना है, तो अगर 7 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है तो ये सारे पॉइंट हम लिखेंगे। इनके साथ साथ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आप लिखते चलेंगे तो आपको पूरे पूरे इसके अंदर नंबर मिलना चालू हो जाएंगे। चलिए, ओवरकमिंग फ्रॉम फेलियर। अब टर्निंग फेलियर इनटू सक्सेस, कैसे हम फेलियर को सक्सेस में कन्वर्ट करें, वही जो अभी हमने डिस्कशन किया है वो जब आप पॉजिटिवली करना चालू कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आपकी जो फेलियर है वो सक्सेस में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगी। सबसे पहले परसिस्टेंस, लगे रहिए, करते रहिए, दृढ़ संकल्प के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ खूब मेहनत कीजिए। हार्ड वर्क को हमेशा सक्सेस मिलती है। जहां लक खत्म हो जाए और हार्ड वर्क होता रहे तो हार्ड वर्क भी आपको क्या कराती है, सक्सेस दिलाती ही दिलाती है। कीप ट्राइंग इवन इन द फेस ऑफ चैलेंज। क्या करना है आपको, जब आपको चैलेंजेस आ रहे हैं, कठिनाइयां आ रही हैं, चुनौतियां आ रही हैं, स्टिल आप क्या हो, लगे हुए हो, बीमार पड़े हुए हो, तकलीफ हो रही है, फीवर है, लेकिन एग्जाम है, आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है, मुझे मेरे एग्जाम पे फोकस करना है, ठीक है, और आपने वो एग्जाम पे फोकस करते हैं और आप अपना एग्जाम निकाल लेते हैं। अडेप्टेबिलिटी, बी विलिंग टू चेंज योर अप्रोच। आपको जो चीजें करने को मिल रही हैं आप अपनी क्या करें, अप्रोच चेंज करें, अडेप्टेबिलिटी लाएं। जो जो चेंजेस आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, एआई आ रही है, एआई को इनकल्ट किया अपने बिजनेस में, उसको सीखा, समझा कि किस तरीके से मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, उससे मैं अपनी कैसे कॉस्ट कटिंग कर सकता हूँ, कैसे अपने प्रोडक्ट को ल्यूक्रेटिव बना सकता हूँ, कॉम्पिटिटिव बना सकता हूँ। ये आप जो दुनिया में चेंजेस हो रहे हैं वो आप सीखिए। रिस्क टेकिंग बनिए। हम घर से बाहर ही निकलना चाहते, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, तो रिस्क तो लेना पड़ेगी। कैलकुलेटिव रिस्क लीजिए कि मैं कितनी, मेरी पोटेंशियल है, मेरा कितना एपिटाइट है कि कितना मैं रिस्क उठा सकता हूँ, उसको कैलकुलेट कीजिए और कैलकुलेट करके वो रिस्क लीजिए। हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड। तो आप कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए कि मेरी हायर क्षमता क्या है, इतनी है, मैं इतनी रिस्क लूंगा तो मुझे इतना प्रॉफिट मिल सकता है, तो आप वो रिस्क लीजिए और रिस्क के साथ काम कीजिए। जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे, कंफर्टेबल जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, तो आपको बड़ा मोटा चंक ऑफ जो प्रॉफिट्स है या सक्सेस है वो आपको नहीं इसके अंदर में मिलेगी। लर्निंग फ्रॉम अदर्स, दूसरों से सीखिए। मैं अक्सर कहता हूं दूसरों के सक्सेस से नहीं, दूसरों के फेलियर से सीखिए। उन्होंने क्या क्या गलतियां की जिनसे उनको फेलियर मिली, और उस फेलियर को आपको देखना है और अपने अंदर रिपीट नहीं करना है। तो लोगों से सीखिए। सक्सेसफुल से ज्यादा सीखेंगे तो वहां आप सीख नहीं पाएंगे। फेलियर लोगों से सीखेंगे कि इन्होंने ये गड़बड़ किए हैं, ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं करनी है जिसके कारण से मेरे फेलियर मिले। तो ये हमेशा होता है, जब आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे फिर सीखेंगे, इसमें बहुत सारा टाइम लगेगा। तो सही तरीका क्या है, आप दूसरे लोगों से सीखिए, उन लोगों से सीखिए जिनको फेलियर मिली है, और वो अपने अंदर पॉइंट डाउन कीजिए कि ये समस्या आने वाली है। मान लीजिए कि आप एक नई कोई खेती करना चालू करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने ब्रोकली की खेती करना चालू करी। तो ब्रोकली की जब आप खेती करेंगे तो ब्रोकली की खेती करने में जिन जिनको फेलियर मिली है, आप उनसे ज्यादा नॉलेज ले पाएंगे, बशर्ते है कि जो आप जो ब्रोकली कर रहे हैं उनसे सीख क्या है। उनने सक्सेसफुल उगा लिया, वो आपको बताएंगे देखिए मैंने ऐसा ऐसा किया, ये खाद डाली, इतना पानी डाला, ऐसे किया, ये किया, और इससे मेरी ब्रोकली आना चालू हो गई। जिसको फेलियर मिली, जिसकी पूरी की पूरी खेती बर्बाद हो गई, आप उससे पूछोगे तो बताएगा कि साहब ये टाइम पे मत खेती कीजिएगा, इतना पानी मत डालिएगा, ये केमिकल मत इस्तेमाल कीजिएगा, ये फर्टिलाइजर मत इस्तेमाल करना, इतना टेम्परेचर हो जाए तो तब पानी आप उसमें लगा देना, एक पर्टिकुलर टाइम पे आप उसको हार्वेस्ट कर लेना। तो जब वो सिखा बताएगा, अपना एक्सपीरियंस बताएगा कि क्यों उसका नुकसान हुआ, तो वहां से आप सीखेंगे। तो वो आप काम अपने बिजनेस के अंदर नहीं करेंगे, इसके कारण से क्या हो जाएगा, आपके चांसेस आर हाई कि आपको क्या होगा, आपकी फेलियर नहीं आपको मिलेगी और सक्सेस आपको मिलना चालू हो जाएगी। ठीक है, तो लर्निंग फ्रॉम अदर्स में ज्यादातर क्या होता है, सीक एडवाइस एंड मेंटरशिप ऐसे लोगों से लीजिए कि
दोनों का कॉम्बिनेशन हो। सक्सेसफुल लोगों को देखिए कि उन्होंने क्या क्या किया है जिससे उन्हें सक्सेस मिली, और फेलियर लोगों को देखिए कि इन्होंने ये किया था इसके कारण से इनको फेलियर मिली, ये काम तो हमें बिल्कुल भी नहीं करने हैं जिनसे हमें क्या हो, फेलियर मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Failure can be influenced by a multitude of factors which can vary depending on the context, person, profession, project, etc. Here is a breakdown. तो ब्रेकडाउन देख लीजिए क्या क्या ब्रेकडाउन हो सकता है। टेम्परेचर, वाइब्रेशन, ह्यूमिडिटी, डस्ट, अलग अलग एक ये एग्जांपल जो मैंने बताया आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड कि क्या कारण हो सकते हैं आपको फेलियर मिलने के कारण से जब आप एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइंडसेट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। हमारे पास बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है, हमारे पास टीम नहीं है, सरकार का सपोर्ट नहीं है, वगैरह वगैरह। सबसे पहले माइंडसेट चाहिए। माइंडसेट होगा तो आप एक पकौड़े वाला भी भारत का सबसे अमीर इंसान बन सकता है। ये मैं धीरू भाई अंबानी की बात कर रहा हूँ। उन्होंने शुरुआत में पकौड़े बेचे, तेल बेचा, और आज आप देख रहे हैं उन्हीं के द्वारा स्टैब्लिश की गई रिलायंस कंपनी भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। दुनिया के टॉप 10 अमीरों में उनके बेटे आते हैं। तो ये क्या है, माइंडसेट था कि एक बिजनेस ग्रो करना है। शायद जब उन्होंने बिजनेस शुरू किया होगा तो उनको भी नहीं पता था कि उनका इतना बड़ा बिजनेस हो जाएगा। धीरे 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 वो परसिस्टेंटली करते गए करते गए करते गए, और रेस्ट आप देख ही रहे हैं आज क्या है। आज मुकेश अंबानी इतने बड़े आदमी बन चुके हैं। तो नेगेटिव सेल्फ टॉक से बचिए। मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, मुझे ये नहीं आता, ऐसे शब्दों को इस्तेमाल करने से बिल्कुल पूरी तरीके से क्या हुई है, बचिए। हमें नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं करना। बिलीव रखिए अपने अपना। जब बिलीव नहीं रखते हैं तो क्या होता है, नहीं नहीं मुझे को तो नहीं लगता मेरा हो पाएगा, मुझे नहीं पता, इतने सारे लोग एग्जाम दे रहे हैं, कैसे मेरा एग्जाम निकलेगा, मुझसे तो बहुत अच्छे अच्छे पढ़ने वाले हैं। अरे भाई आप में भी कैपेबिलिटी है। कोई भी माँ की कोख से सीख के नहीं आता है कि एमपीपीएससी के एग्जाम या मेंस का कैसे लिखना है। लोग प्रैक्टिस करते हैं और अपने आप को परफेक्ट बनाते हैं। तो प्रैक्टिस 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 मेक मैन परफेक्ट। तो आप अपना प्रैक्टिस करते जाइए, निस्वार्थ अपना पुरुषार्थ करते रहिए, और आपको एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी ही मिलेगी। चलिए देखिए, अब ये फिक्स्ड माइंडसेट वाले होते हैं वो कैसे काम करते हैं, वहां एक हमने बढ़िया आपको क्या किया हुआ है, एग्जाम्पल के थ्रू, डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करी है। जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले होते हैं वो क्या क्या काम करते हैं, देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, दिस इज टू हार्ड, अपने आप को कोसेंगे, नहीं ये बहुत कठिन है, अपन से तो होगा ही नहीं, बहुत रिजिड है ना, तकलीफ दे काम है, वेस्ट ऑफ टाइम है ना, बहुत टाइम लगेगा, जो कर रहे हैं वही करते रहते हैं, नया क्यों अडॉप्ट करें, इससे क्या ही होगा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल जाएगा, वगैरह वगैरह की 17 बातें करना। हाउ डेयर यू, एक दूसरे से बहसबाजी करना। अगर कोई इनको सिखाने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है कि नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करो, नया ट्रेनिंग लो, अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दिलाओ, वगैरह कर, तो ये सुनते नहीं है। ठंडे सुस्त आदमी है ना, हाँ ठीक है कर लेंगे, हो जाएगा, देखेंगे, इस तरीके के जो लोग होते हैं हम उनको फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग बोलते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले क्या होते हैं, लेट्स डू इट, चैलेंज आया है तो चैलेंज जब आया है तो कहते हैं हाँ ठीक है हम करेंगे। एडवर्सिटी आ रही है, हाउ कैन आई सॉल्व दिस, वो देखेंगे कि क्या है प्रॉब्लम, जब डिस्गाइज में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मैं ये जो समस्या आई है तो क्या हुआ कि मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, वो ये देखने की कोशिश करते हैं। एफर्ट, टाइम टू वर्क हार्ड, जब एफर्ट मारने की बात आती है तो कहते हैं वेस्ट ऑफ टाइम है। ये जब इनके पास आता है तो ये कहते हैं नहीं, हार्ड वर्क करेंगे तो हमें सक्सेस मिलेगी। क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म क्या है, कैसे होगा, ये होगा, ये कहते हैं हेयर हाउ कैन आई इम्प्रूव, अपने आप से बात करेंगे, अपने आप से सेल्फ पॉजिटिव टॉक करेंगे, यार मैं ऐसे कर सकता हूँ, क्या इस तरीके हो सकता है, मैं उससे मदद ले लूंगा, मैं ये ऑनलाइन कोर्स करके सीख लूंगा, मैं किसी प्रोफेशनल को हायर कर लूंगा, लेकिन ये काम को मैं पूरा करूंगा। जहाँ चाह है वहां राह है, ठीक है। तो जब जब आपने चाह रखी कि नहीं मैं कर लूंगा कर लूंगा कर लूंगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। जैसे आप इस ब्रह्मांड में अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उसी तरीके से क्या होगा, आपको रिप्लाई रिटर्न में मिलेगा। आप कहेंगे पॉजिटिवली नहीं मैं ये कर सकता हूँ, हो गया, मैंने कर लिया, मेरी फैक्ट्री खड़ी हो गई, मैं सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ, आप देखेंगे देर सवेर कंसिस्टेंट हार्डवर्क से आप अपना वो फैक्ट्री खड़ा कर लेंगे, आप अपना बिजनेस खड़ा करेंगे। मुझसे कैसे बिजनेस होगा, मुझे सपोर्ट नहीं है, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं है, बैंक लोन नहीं देगी, बैंक लोन देगी तो मैं कैसे ब्याज चुकाऊंगा। जब ऐसी आप बातें करना चालू कर देते हैं अपने आप से, तो क्या होता है, वो एक आप फिक्स माइंड सेट वाले इंसान बन जाते हैं और आपको तकलीफ होना चालू वहां हो जाती है। चलिए, है ना। तो दूसरों को सक्सेस मिलती है तो ये लोग चिढ़ते हैं, यहाँ ये बोलते हैं वाह इनक्रेडिबल, भाई ने सक्सेस पाई है,
हम भी कोशिश करेंगे एक दिन ऐसी सक्सेस पाने को। कॉन्ग्रेचुलेशन, उस सामने वाले जिस बंदे ने सक्सेस पाई है उसको हम कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, है ना, और उसकी सक्सेस से हम सीख रहे हैं कि हमें क्या क्या करना है जिससे हमें ये सक्सेस मिले। ठीक है, तो प्री नोशन माइंड के साथ मत चलिए, सेल्फ नेगेटिव टॉक मत कीजिए, पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छे विचार रखिए, और आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। मोटिवेशन, लैक ऑफ इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, अनक्लियर गोल्स। जब आप क्लियर ही नहीं है, आपको मोटिवेशन नहीं है, मोटिवेशन से ज्यादा पैशन ही नहीं कि आप ये क्यों कर रहे हैं। आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट हो गए, 5 अटेम्प्ट हो गए, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, नहीं निकल रहे हैं। क्यों? मोटिवेशन नहीं कि आपको क्यों बनना है, किसकी मदद करनी है कल को अधिकारी बन के, कौन से लेवल का अधिकारी बनना है, 5400 ग्रेड, डीएसपी बनना है, डिप्टी कलेक्टर बनना है। इमेजिन तो करो, ब्रह्मांड को वो सूचना तो दो कि मैं डीएसपी बनना चाहता हूं, मैं डिप्टी कलेक्टर बनना चाहती हूं, मैं डिप्टी कलेक्टर बनी हुई हूं, मैं डिप्टी कलेक्टर बन के ये काम करने वाली हूं, पर्यावरण को बचाने वाली हूं, महिला के स्वास्थ्य के लिए काम करूंगी, बच्चों की शिक्षा के लिए काम करूंगी, ये मेरा प्लान है, अगले 10 साल का एजेंडा है। जब आप ऐसा सोचना चालू कर दे तो समझ लीजिए सक्सेस जरूर आपको मिलेगी ही मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसाइलेंस, लचीलापन होना चाहिए। आप ये नहीं कि एक बॉक्स के बस डब्बे के अंदर बंदर जो बंद है उसी का काम है, वो उसी के अंदर घूमना रहना है। अरे वो डब्बे से बाहर निकलिए, देखिए दुनिया कैसी है, लोग कैसे काम कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी क्या आ रही है, क्या नया बिजनेस चल रहा है, कौन सा नया मैं बिजनेस कर सकता हूँ, कौन से नए मैं प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता हूँ। आजकल डिजिटल का एरा है, डिजिटली लोग फटाफट अपने अंगूठों पे फोन चला के क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें मंगा लेते हैं। कैसे मैं अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके आ सकता हूँ, कैसे मैं प्रॉफिटेबल इसको कर सकता हूँ, कैसे मैं अपनी रीच बढ़ा सकता हूँ, ये सारी चीजें क्या होती हैं इसके अंदर देखने को मिलती है। तो रिसाइलेंस, ये लचीलापन इसके अंदर में होना चाहिए। हैबिट्स, प्रोकास्टिनेशन करना, कल करेंगे, परसों करेंगे, जब ये सारी चीजें हो तो समस्याएं आना चालू हो जाती हैं। पुअर टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट नहीं है, कभी भी सो रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, तो हेल्थ भी खराब हो रही है, बिजनेस भी खराब हो रहा है, सारी चीजें ही हो रही हैं। अनहेल्दी लाइफस्टाइल है ना, गंदा खाना खा रहे हैं, टाइम पे नहीं सो रहे हैं, ये सारी चीजें भी इसके अंदर से आता है, और ये कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को हैम्पर करता ही करता है। सेल्फ अवेयरनेस, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, आपको सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए कि कहाँ पर आपकी गड़बड़ है, कहाँ दिक्कतें हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, शॉर्ट एनालिसिस कीजिए, शॉर्ट एनालिसिस करके समझिए कि मेरे बिजनेस के अंदर में ये वीकनेस है, ये मेरे स्ट्रॉन्ग जोन है, स्ट्रॉन्ग जोन पर अच्छे से काम कीजिए, वीक जोन है उनको करेक्ट कीजिए, करेक्ट करके उनको एवरेज देन एवरेज से उनको पावरफुल बनाइए, तो क्या होगा, आपको सक्सेस मिलना चालू हो जाएगी। सपोर्ट सिस्टम, परिवार का सपोर्ट, सरकार का सपोर्ट, दोस्तों का सपोर्ट, प्रोफेशनल्स का सपोर्ट, जब ये सिस्टम में आप अपने सपोर्ट सिस्टम, नेटवर्किंग को आप अपना स्ट्रॉन्ग करते हैं, नेटवर्किंग इज वेरी नेसेसरी टू डू एनी बिजनेस एंड टू मेक एनी बिजनेस सक्सेसफुल। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट सिस्टम पे अपने काम करना पड़ेगा, कौन आपका सपोर्टिव है, कौन नहीं है ना, तो उन्हीं लोगों से घिरे रहिए जो आपके सपोर्टिव है, उन लोगों से मदद लीजिए, राय लीजिए, कोई भी काम करते एक अपनी टीम बनाइए और टीम के साथ क्या कीजिए, काम कीजिए। चलिए फिर आगे है रिसोर्सेज, इनसफिशिएंट रिसोर्सेज, फाइनेंस आपके पास कम पड़ रहा है, समय आपको कम पड़ रहा है, टूल्स नहीं है, नई मशीनरीज नहीं है जिनके कारण से आपको सक्सेस मिल सकती है, ये भी कुछ कारण हो सकते हैं आपको फेलियर मिलने। कंपटीशन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिस फील्ड के अंदर आप हैं इंटेंस कंपटीशन है, हम एमबीपीएससी वालों से और ज्यादा कौन बता सकता है कि इंटेंस कंपटीशन है, 2-2 लाख एग्जाम में बैठ रहे हैं, पोस्ट आ रही है सिर्फ 120, है ना, तो 120 पोस्ट के लिए लड़ेंगे हम 2 लाख लोग, तो इंटेंस कंपटीशन। आपको ये चीज पहले से पता होना चाहिए कि आप जिस फील्ड के अंदर में हैं वहां आप क्या है, इंटेंस कंपटीशन कर रहे हैं, तो इंटेंस कंपटीशन से बचना है या लड़ना है, दोनों तरीके से आपका माइंडसेट डिसाइड करेगा कि आपका माइंडसेट कैसा है, आप कितने परसिवरेंस है, आपके अंदर कितना डिसिप्लिन है, उसी के बेसिस पे आपका क्या होगा, एग्जाम यहाँ से निकलेगा। चलो, इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक डाउन टर्न्स और रिसेशन कैन इम्पैक्ट पर्सनल एंड प्रोफेशनल सक्सेस। अभी आप देख रहे हैं दुनिया के अंदर क्या चल रहा है ना, रिसेशन चल रहा है, बहुत सारे देशों की प्राइवेट कंपनियां लोगों को नौकरियां से बाहर निकाल रहे हैं, स्पेशली जो आईटी कंपनीज हैं, एआई के आने की बाद से और लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। तो जब ये ऐसी सारी चीजें हो रही हैं तो ये क्या इम्पैक्ट डालता है, आपके बिजनेस पे भी इसका इम्पैक्ट आता ही आता है। चलिए, अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस, बाढ़ आ गई, नेचुरल कैलेमिटी हो गया, ह्यूमन मैन मेड कैलेमिटी हो गया, कोई ऐसी चीज जो आपने प्लान नहीं करी थी या आपने प्रोजेक्ट नहीं कर पाए पर वो हो गया आपके साथ में, ठीक है, जिस जगह आपकी फैक्ट्री थी वहां अचानक से बाढ़ आ गई, अचानक से वहां किसी जानवर का हमला हो गया, बहुत सारी चीजों का नुकसान हो गया,
कोई भी चीज हो सकती है, अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस हैं, इसके कारण से भी क्या होती है, लोगों को फेलियर मिल जाती है। चलिए, लीडरशिप, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सब कुछ चीजें ठीक हैं, पर लीडर ही खराब है, लीडर ही गाली गलौज करता रहता है, लीडर ही ताने मारता रहता है, लीडर ही लोगों को मोटिवेट नहीं करता है, अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करके नहीं रखता है कि हमें ये काम करना है, तो उसके कारण से भी क्या हो जाती है दिक्कत। इनइफेक्टिव लीडरशिप, लैक ऑफ विजन, दूरदृष्टि ही नहीं है कि आज मैं अच्छे से अपने एम्प्लॉयज को रखूंगा, उनको सुख सुविधाएं दूंगा, तो वो कल को कंपनी को क्या करेंगे, रिटर्न देंगे, या फिर आगे भविष्य के कैसे प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, क्या क्या चीजें मैं अपने अंदर इनकल्ट करूं, क्या नया इनोवेशन कर सकता हूं, वो विजन ही नहीं है। आज भी वही पुराने ढर्रे पे काम कर रहे हैं, पुराने ट्रेडिशनल तरीके से काम कर रहे हैं। अरे जमाना बदल रहा है, बदलो मित्रों, अपने आप को नई टेक्नोलॉजी के साथ इनकल्ट करो, है ना, तभी तो मजा है, तभी तो आप कॉम्पीट कर पाएंगे। आजकल के 12-12 16-16 साल के बच्चे, है ना, क्या कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, है ना। तो ये ड्रॉप शिपिंग एक नया तरीका है, दूसरे से खरीदा, उनको ऑर्डर दिया और बेच दिया, उसके अंदर प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो लाखों तरीके हैं करने के, लेकिन आप क्या है, आप में विजन ही नहीं है उसको करने का। पुअर डिसीजन मेकिंग, अगेन हम डिस्कशन कर चुके हैं, डिसीजन मेकिंग आपकी क्या है, बहुत ज्यादा खराब है, इसके कारण से सारी चीजें हो रही। कल्चर, आपका अपना जो वर्किंग कल्चर है बड़ा ही टॉक्सिक बना रखा है। जिस जगह पर टॉक्सिक कल्चर होता है, मैं वापस बोल रहा हूं, जिस जगह पर टॉक्सिक वर्क कल्चर होगा, वहां आप देखोगे कि क्या हो रहा है, कि वहां काम नहीं हो रहा है, लोग बॉस को गाली दे रहे हैं, बॉस एम्प्लॉय को गाली दे रहा है, और यही एक ट्रैप साइकिल चलती रह रही है। तो आपको चाहिए एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट, आपके यहाँ वर्किंग कल्चर हो, जहां पर एम्प्लॉय पर भरोसा करता हो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पर ट्रस्ट करता हो, दूसरे में एक जनों में ऐसे सामंजस्य है कि काम स्मूथली चल रहा है। हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं, गुजरात के वो डायमंड व्यापारी जो हर साल अपने एम्प्लॉयज को, जो उनके साथ बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, उनको घर गिफ्ट करते हैं, कार गिफ्ट करते हैं, फॉरेन ट्रिप्स गिफ्ट करते हैं, और इनसे उनके अंदर क्या होता है, एक बॉन्डिंग, एक ट्रस्ट बनता है, जिससे वो कंपनी को और प्रॉफिटेबल बनाते हैं, और वो कंटिन्यूअसली कई सालों से काम कर रहे हैं। तो कंपनी की भी बहुत सारी कॉस्ट बचती है हायरिंग वगैरह की, और क्या हो रहा है, एक अच्छा पॉजिटिव इन्वायरमेंट कल्चर बना हुआ है। ठीक है, लैक ऑफ कोलैबोरेशन, आप कोलैबोरेट नहीं कर रहे हैं एक दूसरे के कारण से, पुअर कम्युनिकेशन है, किससे क्या बात करनी है हमें पता ही नहीं है, कोई भी कुछ भी काम कर देता है, जो बॉस है वो बॉस डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करता, कोई एक चैनल फिक्स नहीं है, हिरार्की फिक्स नहीं है, तो इन सब चीजों में क्या होता है, दिक्कतें आना चालू हो जाती हैं। चलिए, स्ट्रक्चर, इनएफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ब्यूरोक्रेसी है ना, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो कमजोर है, एचआर डिपार्टमेंट में एक ही लोग है, एचआर डिपार्टमेंट को पता ही नहीं है सोने के अलावा क्या करना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट से बार बार पूछ रहा है, कोई एक फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल स्टैब्लिश नहीं है, जिसके कारण से क्या हो रहा है, दिक्कतें हो रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसोर्सेज की कमी होना, तो ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी हम देख चुके हैं, बजट की कमी है, लोगों की कमी है, टेक्नोलॉजी की कमी है, इनके कारण से भी सारी चीजें हो सकती हैं। मार्केट कंडीशन, इकोनॉमिक डाउन ट्रेंड्स है, चेंजिंग कस्टमर प्रेफरेंसेस, लोगों का क्या होता जा रहा है, टेस्ट बदलता जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए तौर पर देखिए, पहले एप्पल्स के फोन इंडिया में बड़े ही महंगे होते थे, आज भी महंगे हैं, बिल्कुल सर क्या बात कर रहे हो, आज भी बहुत महंगे हैं, लेकिन अब हमारे यहाँ चेंजिंग कस्टमर प्रेफरेंस हो गया, हर कोई क्या करना चाहता है, अपना वो आईफोन दिखाना चाहता है, ईएमआई पे फोन ले लिया है, मेजॉरिटी फोन जो आईफोन्स हैं वो क्या हो रहा है, आपको ईएमआई पे उठ रहे हैं, छपरी बना चल रहा है, लोग उठाते हैं और फोन को शो करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो चेंज हो रहा है ट्रेंड, आपको देखना पड़ेगा आपके कौन से फोन बिक रहे हैं। अभी आप देखेंगे, पहले एक जमाना था जब घर में ही खाना खाया जाता था, कोई ऑनलाइन नहीं होता था, है ना, कभी कभार लोगों का जब मन किया, बर्थडे है, कोई फंक्शन है, तभी लोग होटल्स में जाते थे। आज लोगों को किसी रीजन की जरूरत नहीं होती, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए लोग उठते हैं, चलो आज मन कर रहा है खाना खा लेते हैं, रेस्टोरेंट नहीं जाना तो उठाया फोन, घुमाए थोड़े से अपने अंगूठे और ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया। तो ये ट्रेंडिंग चेंज है। आपको लगता है कि आप एक गली के कोने में बैठ के अपना रेस्टोरेंट चलाते रहेंगे, उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके नहीं आएंगे, तो आप अपनी मास लेवल पे रीच कैसे फैलाएंगे, ये तो होने वाला नहीं है। तो इसलिए क्या है, आप कस्टमर प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग भी अपने आप को चेंज कीजिए, प्लानिंग कीजिए। पुअर प्लानिंग होगी, अनरियलिस्टिक गोल होंगे, अरे एक साल के अंदर मैं 100 करोड़ का बिजनेस करूंगा, पहले मार्केट को समझिए, हो सकता है आप 100 करोड़ का बिजनेस कर भी सकते हो, पर अगर आपने अच्छे से वेल प्रिपरेशन की हुई है तो बिल्कुल 100 करोड़ के 1000 करोड़ का भी बिजनेस आप कर सकते हैं, कर ही रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज करती ही हैं। पर आप मार्केट को अंडरस्टैंड कीजिए, आप जीरो से हैं, जीरो से ही साल भर में 1000 करोड़ का बिजनेस करना चाहते हैं, तो क्या उस तरीके की सराउंडिंग आपके पास है, क्या उस तरीके की तामझाम आपके पास है, क्या उस तरीके का बिजनेस प्लान आपके पास है,
क्या उस तरीके से आपको उस बिजनेस प्लान का एग्जीक्यूशन हो रहा है? अगर हाँ तो बिल्कुल 100 करोड़ मिलेंगे आपको, नहीं है तो आप उसको रियलिस्टिक गोल बनाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जीक्यूशन, अगेन हमने डिस्कशन किया एग्जीक्यूशन किस तरीके से होना है। टीम डायनामिक्स, आप सोचें कि मैं ही अकेला पूरा का पूरा काम कर लूंगा, कोई और काम नहीं कर सकता, मेरे जो नौकर हैं वो मकार है, नकारे हैं, काम नहीं करते हैं, मुझे चिल्लाना पड़ता है, डंडा लेके बैठना पड़ता है, गाली गलौज करनी पड़ती है, तभी उनसे काम होता है, तो ऐसे काम नहीं होना। आप यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट थिंग कि आपको अच्छी टीम को पहले हायर करना है और फिर टीम में विश्वास रखना है। अगर आप अपनी टीम में विश्वास नहीं रखेंगे तो क्या होगा, एक दूसरे के अंदर म्यूचुअल बॉन्ड जो है वो नहीं स्टैब्लिश होगा, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है वो स्टैब्लिश नहीं होगा, और उसके कारण से आपकी कंपनी सफर करेगी, आपको लॉसेस उठाना पड़ सकते हैं, फेलियर आपको मिल सकती है। कॉन्फ्लिक्ट है, लैक ऑफ कोलैबोरेशन है, पुअर टीम वर्क है, ऑलरेडी हम ये सब चीजें देख चुके हैं। रिस्क मैनेजमेंट, जो रिस्क आ रही है वो रिस्क को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, ऑलरेडी हम देखे थे कि उतनी ही रिस्क लो जितना आप उसको मैनेज कर सको। हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड, ये बात सही है, लेकिन हायर द रिस्क रखी और उसका मैनेजमेंट नहीं किया, स्टॉप लॉस नहीं लगाया कि हम इतना ही ले सकते हैं, तो आपकी गड़बड़ होने वाली है, पक्की बात है। एक्सटर्नल फैक्टर्स हम देख चुके हैं, रेगुलेटरी चेंज है, जो बिजनेस आप करते थे सरकार ने उस पर टैक्स बढ़ा दिया, जो आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेचते थे उस पर बैन कर दिया, तो आपका पूरा का पूरा बिजनेस ही क्या हो गया, ठप पड़ गया। ये आपने कभी सोचा नहीं था, एक आउट चीज आई, आउट परफॉर्म कर गई आपके बिजनेस को और आपको नुकसान वहां से होने लगा। चलिए, तो वैल्यूएबल लेसन्स फ्रॉम फेलियर क्या ले सकते हैं हम? फेलियर कैन बी अ पावरफुल टीचर, यस फेलियर इज अ पावरफुल टीचर। ये आपको सिखाता है कि आपको ये गलतियां तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, इनसे आपको सक्सेस कभी नहीं मिलने वाली है। By analyzing your setbacks, you can gain invaluable insight that propel you towards success. Here are some key things to learn from failure. असफलता एक शक्तिशाली शिक्षक हो सकती है। अपनी असफलताओं को विश्लेषण करके आप अमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं जो आपको सफलता की ओर ले जा सकती है। क्या है वैल्यूएबल लेसन? बिल्डिंग रिसाइलेंस, डेवलप अ ग्रोथ माइंडसेट, विकास की मानसिकता विकसित करें कि भैया हमारा क्या होना चाहिए, डेवलप्ड माइंडसेट है, कोई बात नहीं आज नुकसान हुआ, कोई बात नहीं आज फेलियर हाथ लगी, कल फिर से उठेंगे, फिर से खड़े होंगे, फिर से लड़ेंगे, फिर से जीतेंगे। ये जब माइंडसेट होगा तो आपको सक्सेस मिलेगी मिलेगी। प्रैक्टिस परसिवरेंस, कुछ भी हो रहा हो, बाढ़ आ रही है, बुखार हो रहा है, अनफेवरेबल कंडीशन है, लेकिन हमें तो धंधा करना है, हमें तो अपना बिजनेस करना ही करना है, हमें तो पढ़ाई करनी ही करनी है। जब ये परसिवरेंस हो जाएगी, कुछ भी हो, शादी है घर के अंदर में, बीमारी है अंदर में, लोग दोस्त घूम रहे हैं, लेकिन हमें हमारा 6 घंटे पढ़ना है, हमें हमारा होमवर्क कंप्लीट करना है, हमें हमारी मेंस की आंसर राइटिंग करनी है, तो जरूर सॉरी आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। बिल्डिंग इमोशनल स्ट्रेंथ, छोटी छोटी बातों पे आप वीक हो जाते हैं, इमोशनल स्ट्रेंथ बहुत जरूरी होना है ना। हम देखते हैं लोग क्या होते हैं, इमोशनली बिखर जाते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कीजिए, इमोशनल स्ट्रेंथ लेके आइए। जिस भी फील्ड में है, भारत के अंदर या दुनिया के अंदर में देखेंगे, कंपटीशन सब जगह है दोस्तों। अगर आप सोचते हैं बिना कंपटीशन के, बिना हार्ड फाइट किए, बिना मेहनत किए आपको कोई भी चीज मिल जाएगी, तो वो वर्थ इट नहीं है ना। हर वो चीज जो सुंदर है, खूबसूरत है, वो साथ में महंगी भी है। वो मांगती है आपसे आपका टाइम, वो मांगती है आपसे आपका हार्ड वर्क, वो मांगती है आपसे आपकी मेहनत, तब जाके आपको कोई चीज मिलती है। तो इमोशनल स्ट्रेंथ होना चाहिए। कोई बात नहीं, आज मुझे दिक्कत हुई है, कोई बात नहीं, मैं और खड़ा हूंगा, कल से फिर से 2 दिन का गैप लेके फिर से पढ़ाई करूंगा, फिर से आंसर राइटिंग करूंगा, फिर से मॉक टेस्ट लगाऊंगा, लेकिन इस एग्जाम को जब तक छोड़ूंगा नहीं, जब तक मैं इस एग्जाम को फोड़ूंगा नहीं। तो ये इन सब चीजों के साथ जब आप क्या करेंगे, काम करेंगे, मेहनत करेंगे, आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। इवैल्यूएट चॉइसेस, क्या आप डिसीजंस ले रहे हैं, जो आपके पास चॉइसेस हैं, है ना। डिलेमा वाली सिचुएशन है कि मैं ये करूं या ये करूं, अगर मैंने ये किया तो मुझे ये मिलेगा, ये करने से ये मिलेगा, तो आप इवैल्यूएट कीजिए चॉइसेस को अच्छे से, डीपली चॉइसेस को एनालिसिस कीजिए, उनके फैक्टर्स देखिए, उनमें रिस्क फैक्टर कितना है, उनमें प्रॉफिट फैक्टर कितना है, उनमें लेबर फैक्टर कितना है। ये सारी चीजें जब आप देखोगे तो आपको असेस करने में आसानी होगा, डिसीजन लेने में, और आपको सफलता भी मिलेगी। इम्प्रूव रिस्क असेसमेंट, जो आपकी रिस्क है उसका असेसमेंट को इम्प्रूव कीजिए। मैं जितनी रिस्क ले रहा हूँ, बार बार टाइमली उसको असेस करते जाइए कि ये रिस्क आ सकती है, मैं इसको कैसे एलिमिनेट करूंगा, किस तरीके से इसको मैं विन इसके ऊपर पाऊंगा, वो सारी चीजें आप क्या करते रहिए, या करते रहिए। डेवलप अ कंटिजेंसी प्लान, प्लान बी जरूरी है।
आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, प्लान बी होना बच्चों बहुत जरूरी है। अगर आपके पास प्लान बी नहीं है, आपने 4 साल 5 साल 6 साल खपा दिए और आप इंटरव्यू 2 बार 3 बार 4 बार दे सके हैं, पर जॉब नहीं मिली, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, व्हाट्स द प्लान बी? फिर आप क्या करेंगे? आपने अपनी यंग एज के इम्पोर्टेंट बहुत सारे साल इस एग्जाम के अंदर खपा दिए और आप जीरो हैं, है ना? तो क्या करेंगे? प्लान बी आपके पास होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। जो लोग कहते हैं प्लान बी बाद में देखेंगे, अभी तो 2 साल मेहनत कर लो, नहीं। The day you decided to prepare for the MPPSC and UPSC exam, the day you started preparing for civil service examining, make sure you have a plan B. अगर आपके पास प्लान बी नहीं है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, है ना? लड़कों के लिए और टफ हो जाता है, लड़कियों के लिए भी टफ है। आपको भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना है। ये नहीं सोचना है कि कल को पापा तो कहीं शादी कर ही देंगे, कोई तो मेरे लिए बेवकूफ कमा ही रहा होगा, मेहनत कर रहा होगा। आपकी भी तो गुरूर है, आपकी भी तो एक इज्जत है, आप भी तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, तो क्यों हम किसी के भरोसे रहे, है ना? तो हमें क्या करना है? डेवलप अ कंटिजेंसी प्लान। चलिए, इसमें नहीं हुआ तो मेरे पास ये सेट ऑफ स्किल्स है, मैं ये करूंगी। और मैं सब बच्चों से कहता हूं अपना एआई पे ध्यान दीजिए। आगे आने वाला समय, चाहे एमपीपीएससी हो यूपीएससी से कल को भी आप अधिकारी बन रहे हैं, वहां भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल आएगा ही आएगा। तो कोशिश कीजिए, अभी से सीखिए, बेसिक चीजों से एडवांस लेवल पे शिफ्ट हुई है कि हम बेसिक जेमिनी को चलाना सीख गए, चैट जीपीटी को चलाना सीख गए, हम वीडियोस बना लेते हैं, ऑडियोज बना लेते हैं, फोटोज बना लेते हैं, अब उससे पैसा कैसे कमाएं, ये आप सीखिए कि एआई के थ्रू मैं पैसा कैसे कमा सकता हूँ, एआई के थ्रू मैं मेरा टाइम कैसे बचा सकता हूँ। ये अगर आप सारी चीज़ें सीख गए तो आप देखेंगे कि आपको क्या हो रहा है, अच्छे लेवल के बिजनेस मिल रहे हैं, अच्छे लेवल की जॉब मिल रही है, अच्छे मोटे प्रॉफिट्स हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन ओपनली, ये सबसे बड़ी समस्या है ना। पर्सनल रिलेशनशिप में भी दिक्कत है, प्रोफेशनल रिलेशनशिप में भी दिक्कत है, हम कम्युनिकेट ही नहीं करते हैं। जो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं वो भी ठीक से नहीं कर रहे हैं, हमें जो कम्युनिकेट करना है वो ठीक नहीं है। तो एक वेल स्टैब्लिश चैनल बनाइए कि भैया इस तरीके से कम्युनिकेशन होगा, तो आपका क्या होगा, आप देखेंगे कि इजी बिजनेस हो जाएगा और आपको सक्सेस मिलना चालू हो जाएगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रिलेशन को स्ट्रेंथ कर सकते हैं। लर्न फ्रॉम अदर्स, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, दूसरों की गलतियों से, दूसरों की असफलता और सफलता दोनों से हमें सीखना है। अगर आप सोचते हो कि कोई बहुत सक्सेसफुल इंसान है और उसी को मैं सीखूंगा, तो नहीं, आप गड़बड़ कर रहे हैं। सीखिए उन्हों से जिनको असफलता मिली है, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने क्या क्या किया जिनके कारण से उनको असफलताएं मिली हैं। आप उनको ऑब्जर्व कीजिए और वो सारी चीजें अपने बिजनेस के अंदर में मत कीजिए। बिल्ड ट्रस्ट, डेमोन्स्ट्रेट योर एबिलिटी टू लर्न एंड ग्रो फ्रॉम मिस्टेक्स। मिस्टेक्स कीजिए, मिस्टेक करने से कभी मत डरिए। मिस्टेक्स तो होती रहना चाहिए, पर मिस्टेक्स रिपीट नहीं होना चाहिए। कोई भी मिस्टेक जो आपने पहले करी है वो रिपीट मत करिए। अगर आप रिपीट करेंगे तो निश्चित बात है आप डाउनफॉल पे जाएंगे ही जाएंगे, है ना। तो ये याद रखिए, हमें क्या करना है, मिस्टेक्स करनी है, कोई बात नहीं, मिस्टेक्स कीजिए, लेकिन उनको रिपीट मत कीजिए, रिपीट नहीं होना चाहिए मिस्टेक्स को। थिंक आउटसाइड द बॉक्स, मैं ऐसे काम काम को कैसे कर सकता हूँ, आउटसाइड द बॉक्स सोचने की बहुत जरूरी है। वर्ल्ड इज गेटिंग इनोवेटिव, आपको भी इनोवेटिव होना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया लेके आना पड़ेगा, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज चेंज करनी पड़ेगी। वही घिसी पिटी मार्केटिंग करते रहोगे, नहीं आएगा। कैसे इन्फ्लुएंसर का इस्तेमाल करूं, कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, कैसे कोई सिचुएशन अगर आई है उस सिचुएशन का मैं अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकता हूं। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको। 2016 2016 के अंदर में 8 नवंबर 8 नवंबर 8 नवंबर 2016 को रात को 8 बजे मोदी जी आए टीवियों पे और बोले, मित्रों आज से 500 के और 1000 के नोट बंद हो जाएंगे। बंद कर दिए साहब। अब लोग परेशान हो रहे हैं कि कहाँ से इस्तेमाल करें, कैसे रोजमर्रा की चीज़ें खरीदें, बेसिक चीज़ें कहाँ से खरीदें। और इस बीच में एक कंपनी इवॉल्व हो रही थी डिजिटल स्पेस के अंदर, जिसका नाम था पेटीएम। पेटीएम करो, ये आपने सुना होगा, है ना। पेटीएम उस टाइम पे इवॉल्व हो रही थी। पेटीएम ने एक अपॉर्चुनिटी देखी और बड़े तेजी से मास लेवल पे हायरिंग करी, मास लेवल पे एडवर्टीजमेंट करना चालू किया, मास लेवल पे अपने प्रोडक्ट्स को छोटे से छोटे, पढ़े से लेके अनपढ़ लोगों तक पहुंचाना चालू किया। और हमने देखा कि मास लेवल पे क्या हुआ, पेटीएम ने ग्रोथ करना चालू करी।
अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर कंपनी बर्बाद हो गई, खत्म हो गई, लॉस मेकिंग कंपनी है। बिल्कुल लॉस मेकिंग कंपनी है। यहाँ एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, थिंक आउटसाइड द बॉक्स। एक अपॉर्चुनिटी मिली, डिस्गाइज में भी एक अपॉर्चुनिटी आई, और पेटीएम ने उस अपॉर्चुनिटी को उठाया, ग्रैब किया, और अपने बिजनेस को क्या किया, तेजी से फैलाया। 2016 से पहले पेटीएम था, वॉलेट सर्विसेज थी, फिर उसने यूपीआई से कनेक्ट किया, यूपीआई से कनेक्ट करने के बाद क्या हुआ, रेस्ट इज हिस्ट्री। आज आप लोग, सब लोग हम देखते हैं, आप लोग हम लोग क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पेटीएम का इस्तेमाल करते ही कम। एम्ब्रेस एक्सपेरिमेंटेशन, नए नए कुछ ना कुछ करते रहिए, कैसे होगा, चाहे वो प्रोडक्ट हो, खाना बनाना हो, पढ़ाई में हो, है ना। तो टाइम रहते हुए एक्सपेरिमेंटेशन करते रहिए, कुछ एक्सपेरिमेंट आपको सक्सेस देंगे, कुछ फेलियर देंगे, इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी, है ना। हर बार आपको विन मिले जरूरी नहीं है, लॉस भी लेना जरूरी है, तभी विन का मजा आता है, सक्सेस का मजा आता है। लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स, है ना। तो जो लोग गलतियां कर रहे हैं, हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, जो दूसरे लोगों ने गलतियां करी है उनसे हमको सीखना ही सीखना है। अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है वो जानिए। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपका रॉ मटेरियल आपका स्ट्रेंथ है, आपका प्रोडक्ट आपका स्ट्रेंथ है, आपकी मार्केटिंग आपका स्ट्रेंथ है, आपका ह्यूमन रिसोर्स आपका स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ को समझिए। आपकी वीकनेस क्या है, उस वीकनेस को समझिए, और उसके बाद क्या कीजिए, काम कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सेट रियलिस्टिक गोल, उलूल जुलूल गोल नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी अभी बिजनेस चालू किया है, अभी अभी राजा बनने की सोचना चालू कर दिया है, अरे आज तो अपन ने बिजनेस चालू कर दिया है, अब देखिए 1 साल के अंदर मैं राजा बन जाऊंगा, इंदौर पे राज करूंगा, मध्य प्रदेश पे राज करूंगा, भारत पे राज करूंगा। ऐसे अनरियलिस्टिक गोल्स बना लिए, पूरा किंग बनूंगा अपने प्रोडक्ट का, पूरे भारत में सिर्फ मेरा ही प्रोडक्ट बिकेगा, कुछ और प्रोडक्ट नहीं बचेगा। अरे भाई थम जाओ, अगर ऐसा होता तो मुकेश अंबानी, अडानी, टाटा जैसे लोग हैं, वो लोग ना कर लेते, वो लोग अपनी मोनोपोली क्रिएट ना कर लेते, वो पूरी दुनिया पर राज ना करना चालू कर देते, जब उनके पास इतना पैसा है ना। तो ये सारी चीजें नहीं होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करते रहिए, कभी भी अपने आप पर शक मत कीजिए, कभी भी अपने आप से नेगेटिव टॉक्स मत कीजिए, धीरे धीरे काम करते रहिए, हार्ड वर्क करेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता चले जाएगा। रिमेंबर, फेलियर इज नॉट अ डेस्टिनेशन बट अ डिटोर, एक पड़ाव है, वो भी निकल जाएगा, ये वक्त भी निकल जाएगा, ठीक है। वुड यू लाइक टू डिस्कस स्पेसिफिक फेलियर यू आर एक्सपीरियंस, ठीक है। चलिए ये सारी चीजें हो गई। रीजन फॉर फेलियर, रीजन फॉर फेलियर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया इन मॉडर्न टाइम्स, क्या क्या कारण है इंडिया में मॉडर्न टाइम्स में इतने स्टार्टअप चल रहे हैं, सरकार की स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, पीएलआई, दुनिया भर की स्कीम्स चल रही हैं, फिर भी लेकिन डेटा आ रहा है कि हमारे यहाँ पर स्टार्टअप्स पे बहुत ज्यादा फेलियर देखा जा रहा है। हमने सक्सेस पाया है स्टार्टअप के अंदर, लेकिन लाख ऑफ स्टार्टअप्स जो आपको पता नहीं होता है वो फेल हो रहे हैं। तो क्या रीजन है उनका फेल होने का, वो देखेंगे। इंटेंस कंपटीशन है जिस फील्ड में वो है, फॉरेन से उनको इंटेंस कंपटीशन मिल रहा है, फॉरेन गुड्स बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, तो वो कारण एक है। इकोनॉमिक डाउन टर्न है, इकोनॉमिक स्लो डाउन है, कोविड आ गया, कोविड के बाद से बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई, बिजनेस ही नहीं कर पा रही हैं, उसके बाद से वो मार्केट को कैप्चर नहीं कर पा रही हैं, किसी ना किसी कारण से क्या हो रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। एक टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप है, दुनिया भर में ग्लोबली क्या है, रिसेशन जैसे माहौल बना हुआ है, कंपनी प्रोडक्ट नहीं खरीद रही, कंपनी सर्विस एज अ सॉफ्टवेयर आपकी अप्लाई नहीं करना चाह रही हैं, आपसे ले नहीं रही हैं, दुनिया भर में आपको संघर्ष करना पड़ रहा है अपनी चीज़ों को बेचने के लिए, अपनी सर्विस देने के लिए, तो ये दिक्कत होगी। मार्केट वॉलेटिलिटी है, अप एंड डाउन बने हुए मार्केट में, है ना, उसके कारण से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मार्केट चेंज हो रहा है, मार्केट में टेक्नोलॉजी के कारण से अब हर साल, हर 2 साल में मार्केट चेंज होता जा रहा है, तो बड़ी समस्या ये होने चल। लिमिटेड एक्सेस टू फंडिंग, पैसे की कमी है, मेन तो मुद्दा क्या है, अपना सपना मनी मनी, ये पैसे कमाने के लिए बिजनेस चालू करते हैं, और पैसे की कमी के कारण से क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं, सिंक हो जाते हैं, है ना। तो फंडिंग की कमी होती है, फंडिंग को मैनेज करना जरूरी है, टाइम पे आपको फंडिंग मिले, ये भी आपको देखना बहुत जरूरी है। कैश फ्लो मैनेजमेंट, आपको अपने कैश का फ्लो बहुत अच्छे से रखना पड़ेगा, कितना आपको जरूरत है वर्किंग कैपिटल की वो आपको देखना पड़ेगा, 3 महीने 4 महीने आपका जो बिजनेस है उस बिजनेस के अकॉर्डिंग आपके पास वो फंड्स मैनेज्ड होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपके पास होना चाहिए, कि कल को कोई क्राइसिस आ गया तो मैं कैसे मैनेज करूंगा, कल को जो मेरे को पेमेंट मिलना था मेरे रिसीवेबल्स से, वो रिसीवेबल्स मुझे नहीं मिले तो मैं मेरा पेमेंट कैसे करूंगा, ये सारी चीज़ें आपको आना चाहिए। हाई ऑपरेशनल कॉस्ट, सबसे बड़ा फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स है, मैंने बताया आपका कंप्यूटर एक चीज 10 रुपए में बना रहा है, वही चीज आपकी 15 रुपए में बन रही है, तो 15 रुपए तो आपकी कॉस्ट ही आ गई, आप उसको 18 या 20 रुपए में बेचोगे, तो मैं क्यों ही खरीदूंगा, वो सामने वाला 10 रुपए की बना रहा है और 12 रुपए में बेच रहा है,
तो अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट को क्या कीजिए, नीचे लेके आइए। जब तक आप अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट को नीचे नहीं लेके आएंगे तब तक क्या देखेंगे, आपको समस्याएं हो रही हैं आपके बिजनेस के अंदर। बिजनेस अक्यूमेन, बिजनेस अक्यूमेन का मतलब क्या है, व्यवसायिक कौशल का अभाव है। जानते ही नहीं है बिजनेस कैसे करना है, बस बिजनेस करना था, पढ़े नहीं, हमें कुछ और काम नहीं करना था, बिजनेस चालू कर दिया। अरे भाई, जिस बिजनेस में आप हो उस बिजनेस का स्टडी करो, समझो क्या रिक्वायरमेंट है, कस्टमर आपसे क्या डिमांड कर रहा है, कस्टमर को क्या दिक्कतें आ रही है, उन दिक्कतों को क्या कीजिए, एड्रेस कीजिए, और आप देखेंगे क्या हो रहा है, आपका बिजनेस तेजी से छलांग मारना चालू कर रहा है। जैसे मैंने एग्जांपल ये 2016 का, कि जब हमारे यहाँ डिमोनेटाइजेशन हुआ तो पेटीएम ने एक अपॉर्चुनिटी देखी और क्या किया, बिजनेस को समझा अपने कि बिजनेस हमारा बहुत तेजी से ग्रो कर सकता है। पूरे भारत में उन्होंने ऑफर्स दिए, खूब डिस्काउंट दिए, कूपन्स दिए, और क्या कर लिया, हर लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पर लेके वो आना चालू कर दिए। तो बिजनेस को समझिए, बिजनेस को नहीं समझेंगे तो समस्या आपको होगी ही होगी। उसके बाद टैलेंट एक्विजिशन एंड रिटेंशन एक बहुत बड़ी समस्या है। लोगों को पहले तो हायर करना, और हायर करने के बाद लोगों को क्या वहां पर रिटेन करके रखना, एक ये बहुत बड़ी समस्या है। तो पहले अच्छा आपको क्या करना है, टैलेंट हायर करना है, सर्च करना है, उसमें टाइम लगाइए, एक प्रोसेस बनाइए, उन पर्टिकुलर लोगों को ही हायर कीजिए, और उसके बाद क्या कीजिए, उनको रिटेन कीजिए। रिटेन करना एक टफ चीज होता है। हर कोई इंसान अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहता है, और आज ग्रोथ के लिए लोग क्या करते हैं, कंपनी स्विच करना चालू कर देते हैं। तो ऐसा हो कि उनको आपकी कंपनी में ग्रोथ हो रही हो, आपकी कंपनी भी ग्रो करे, तो आपके एम्प्लॉयज भी ग्रो करना ही करना चाहिए। अगर आपके एम्प्लॉयज ग्रो नहीं करेंगे, वो फॉर श्योर छोड़ के चले जाएगा। इन्फ्लेशन को बीट करने वाली आपको उनको सैलरीज देनी पड़ेंगी। चलिए आगे देखते हैं। तो टैलेंट एक्विजिशन अच्छा कीजिए, रिटेन कीजिए, उनको ट्रेंड कीजिए टाइम टू टाइम, उनको वो सारी सुविधाएं दीजिए, लीव दीजिए, मेडिकल इंश्योरेंस दीजिए, पेंशन फंड्स में उनके पैसे डालिए। ये सारी चीज़ें हो जो आप बेस्ट कर सकते हैं। एक बेस्ट कंडीशन, एक फेवरेबल इन्वायरमेंट बनाइए, और उसके कारण से सारी चीज़ें होंगी। जो भी चेंजेस आ रहे हैं, अडॉप्टेबिलिटी एंड चेंजेस। अब स्किल एंड नॉलेज गैप जब आता है, तो जो भी चेंज आ रहे हैं उनको अडॉप्ट कीजिए, सीखिए, सीख के उनको इम्प्लीमेंट करना चालू कीजिए। कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, अब जब रेगुलेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे भारत में क्या बोला जाता था, फीताशाही है, रेड टेपिज्म है, जब भी कोई भी काम करने जाओ रेड टेपिज्म है, ये लाइए, ये डॉक्यूमेंट दीजिए, ये कंप्लायंस कीजिए, यहाँ साइन नहीं है, दुनिया भर की परमिशन लीजिए। इन सब के कारण से भी क्या होता है, बिजनेस को दिक्कत आना चालू हो जाती है। इसलिए जब से 2014 के बाद से ये देखा गया है, मोदी जी ने बिजनेस पे बहुत अच्छे काम किए हैं, है ना। उनने सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लेके आए भारत में, तेजी से क्या हो सके, बिजनेस का विकास हो सके। तो हमने क्या किया है, सिंगल विंडो क्लियरेंस, आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में जाने की जरूरत नहीं है, सिंगल विंडो क्लियरेंस है। आप वहाँ एक जगह अपनी फाइल अप्लाई कर दीजिए कि साहब मुझे ये XYZ बिजनेस की क्या करनी है, मुझे फैक्ट्री लगानी है, इसकी सारी कंप्लायंस करके दो। तो ये जो सिंगल विंडो क्लियरेंस, आप जिस डिपार्टमेंट में जाएंगे वो आपको ये सारी चीज़ें करके देगा। जो भी कंप्लायंस होगा यही आपको कोऑर्डिनेट करेगा। आपको 50 मंत्रालय में जाने की जरूरत नहीं है, लोकल नगर निगम में जाने की जरूरत नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट की पास जरूरत नहीं है। ये डिपार्टमेंट ही आपको क्या करेगा, सारी क्लियरेंस ला के आपको देगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसी, आपके खुद के पर्सनल लेवल पे भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं है, सरकार ने भी उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर नहीं रखा है, जिसके कारण से फैक्ट्रीज आए, है ना। इसलिए आप देखोगे चाइना और हम लगभग सेम टाइम पे आजाद हुए, लेकिन आज चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपना क्या तूती बोलती है उसकी, लेकिन हमारे यहाँ सेम टाइम पे क्या है, उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो कंपनीज, फॉरेन जो कंपनीज हैं, हम उनको उस लेवल पे अट्रैक्ट नहीं कर पाते कि आप आइए हमारे यहाँ पे आके कंपनीज लगाइए। अब धीरे धीरे वो गड्ढे भरे हो रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि बाहर से बहुत सारी कंपनीज आके हमारे यहाँ पे स्टैब्लिश हो रही हैं। एप्पल ने अपने फोन्स बनाना चालू कर दिए, एयरपोर्ट्स बनाना चालू कर दिए, मैकबुक भी बनाने की प्रस्तावना है कि वो होगा, आईपैड्स बनाना चालू कर दिए। ये क्यों हुआ, सरकार ऐसी लचीली पॉलिसीज लेके आई जो एक फेवरेबल है बिजनेसमैन को करने के लिए, उनको ज्यादा प्रॉफिट होगा। देखिए एक चीज मैं हमेशा कहता हूँ, बिजनेसमैन किसी के सगे नहीं होते, बिजनेसमैन सिर्फ किसके सगे होते हैं, प्रॉफिट्स के। जहां उनको प्रॉफिट्स मिलेंगे, चाहे इंडिया हो, चाहे USA हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे कोई और कंट्री हो,
वो उस कंट्री में जाके अपना फैक्ट्री स्टैब्लिश कर लेंगे जहां उनको लगता है कि यार यहाँ पूरा जो इन्वायरमेंट है वो मेरे बिजनेस करने के लिए अनुकूल है, वो वहां पर बिजनेस करना चालू कर लेंगे। वहां लगेगा कि उनको कोई डर नहीं है, कोई खतरा नहीं है उनके बिजनेस को, कोई खतरा नहीं है उनकी प्रॉपर्टीज को, असेट्स को, तो वो वहां अपने बिजनेस को स्विच कर लेंगे। अभी हम देख रहे हैं चाइना से बहुत सारी कंपनीज क्या हो रही हैं, अपनी कंपनी फैक्ट्रीज को शिफ्ट कर रही हैं वियतनाम के अंदर में, इंडिया के अंदर में, और इंडिया उनसे बाजी हारते जा रहा है। किससे? वियतनाम से। वियतनाम एक छोटा सा देश है, लेकिन उसने इस तरीके से अपनी यहाँ की पॉलिसीज बनाई, इस तरीके से फेवरेबल एनवायरनमेंट बनाया कि चाइना से उठ के वियतनाम ज्यादा कंपनीज आ रही हैं कंपैरेटिवली कि वो इंडिया में आ रही। तो कहीं ना कहीं सरकार को समझना पड़ेगा कि कहाँ अभी भी कमी रह रही है, कि बहुत सारी कंपनी जो चाइना से निकल के बाहर आ रही हैं वो यहाँ इंडिया में नहीं आ पा रही हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, है ना, जीआई इंडिकेटर्स, इन सब के लिए स्ट्रिक्ट नॉर्म्स होना चाहिए। आजकल हम देखते हैं कोई भी आता है किसी भी चीज की कॉपी कर लेता है, पायरेटेड वीडियोस आ जाती हैं, पायरेटेड मूवीज आ जाती है। तो स्ट्रॉन्ग रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म यहाँ पर होना चाहिए, उसको फॉलो कंप्लायंस कराने के लिए एक बॉडी होना चाहिए, उसके अंदर एम्प्लॉयज होना चाहिए जो ये सारी चीज़ें करे। मैंने एक मेहनत करके किसी चीज़ का इन्वेंशन किया और किसी ने मेरी वो चीज़ का कॉपी कर लिया, मुझे उसका कोई राइट नहीं मिल रहा है, मैं अब धक्के खा रहा हूँ, केसेस लड़ रहा हूँ, तो मैं ऐसी देश में आके क्यों ही काम करना चाहूंगा जहाँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का क्या है, प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है या बहुत लूज है। और भारत के अंदर में यही है। बहुत सारे बच्चे आजकल क्या करते हैं, जाते हैं फोटोकॉपी करा ले जाते हैं, वो इलीगल है। आप कॉपीराइट एक्ट का इन्फ्रिजमेंट कर रहे हैं उसके अंदर में। अगर किसी ने चाहा तो आप क्या कर सकते हैं, जो पर्टिकुलर जो भी नोटबुक वाला है या जिससे भी आपने बुक ली है वो आप पे केस लगा सकता है अगर वो उसको पता लग गया तो। हम पायरेटेड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम पायरेटेड मूवीज देख रहे हैं। कितना हद तक हमारे यहाँ पे लूज ये रेगुलेशंस एंड लॉज हैं, जिसके कारण से क्या होता है, लोगों को फाइनेंशियली लॉसेस होता है। इसलिए बहुत सारे लोग इंडिया में अपनी कुछ चीज़ों का लॉन्च ही नहीं करना चाहते। तो स्ट्रॉन्ग जोन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग लॉज होना चाहिए, उनके कंप्लायंसेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लैक ऑफ परसिवरेंस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। इनएडिक्वेट मार्केट रिसर्च, आप जिस भी प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, आप जिस भी सेगमेंट में आ रहे हैं, आपने उसका क्या नहीं किया, एडुकेट रिसर्च ही नहीं किया। रिसर्च करते तो समझ में आता कि क्या क्या समस्या आ रही है, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कॉस्ट कट की जा सकती है, कैसे प्रॉफिट बनाए जा सकते हैं, कौन से जोन है जहाँ पर ये प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता है, क्या पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो हमें करनी पड़ेंगी। ये सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टाइमली पीडीएफ मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पुअर टीम डायनामिक्स, टीम का कॉम्बिनेशन खराब है, टीम एक दूसरे से लगड़ती रहती है, झगड़ती रहती है, एक दूसरे को ब्लेम करती रहती है, एक दूसरे पे डोलती रहती है, सारी की सारी चीज़ें। तो इसके कारण से भी क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो पर्सनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। अदर फैक्टर, लैक ऑफ मेंटरशिप, काम करने का जज्बा बहुत जबरदस्त है, काम भी खूब कर रहे हैं, लेकिन मेंटरशिप नहीं है, सही अमाउंट ऑफ मेंटरशिप नहीं है। आज जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं बड़े ही इनोवेटिव आइडियाज लेके आ रहे हैं, जील है उन लोगों के अंदर काम करने का, उनको चाहिए मेंटरशिप। तो आप देखते हैं बहुत सारे लोग, एक 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 प्रोग्राम आता है शार्क टैंक के नाम से सोनी के ऊपर, वहां आप देखते हैं कि स्टार्टअप्स फंडिंग के लिए लेने के लिए जाते हैं। लेकिन आप देखेंगे कुछ लोग होते हैं जो फंडिंग के साथ साथ मेंटरशिप के लिए भी जाते हैं। हमें एक पर्टिकुलर शार्क की ही पैसे चाहिए, शार्क से ही क्या चाहिए, मेंटरशिप चाहिए। तो ऐसे लोग भी होते हैं जिनको मेंटरशिप चाहिए, उनको बिजनेस करना आता है, बिजनेस को कैसे मास स्केल पे हम बढ़ा सकते हैं वो हमें सीखना पड़ेगा। इनइफेक्टिव मार्केटिंग, मार्केटिंग आपकी बहुत ब्लंडर है, आप वही ट्रेडिशनल तरीके से मार्केटिंग किए जा रहे हैं, डिजिटल युग में रह रहे हैं, आप अपने जो क्राउड है जिसको आप टारगेट करना चाहते हैं, टारगेटेड ऑडियंस को आप क्या कर सकते हैं, डिजिटली कैप्चर कर सकते हैं, बार बार उनको ऐड से हैमर करना पड़ेगा। ऐसे आपको अच्छे ऐड बनाने पड़ेंगे, सेंसिटिव एड्स बनाने पड़ेंगे जो लोगों को भाए, लोग प्रेरित करें। आप सिर्फ अपना प्रोडक्ट मत बेचिए, उनको क्या बेच रहे हैं उस पर डिसाइड कीजिए। आप लोगों को लग्जरी बेचना चाहते हैं तो आपके ऐड में लग्जरीनेस दिखना चाहिए। आप लोगों को एक्सपीरियंस बेचना चाहते हैं तो एक्सपीरियंस दिखाइए। नहीं साहब हम अपने आपको प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, एक्सपीरियंस बेच रहे हैं, तो एक्सपीरियंस बेचिए। तो सिर्फ प्रोडक्ट और सर्विस ना बेचिए, उसके साथ आप क्या करना चाह रहे हैं वो देखना बहुत जरूरी यहाँ पर है। कस्टमर के फीडबैक को इग्नोर कर रहे हैं, रेटिंग दे रहा है कस्टमर लेकिन कह रहे हैं हाउ हमें नहीं देखना है ना। तो फीडबैक को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपने फीडबैक को इग्नोर किया और आपने प्रोडक्ट को इंप्रूव नहीं किया तो तय बात है आपको फेलियर हाथ मिलेगी ही मिलेगी। कुछ फेमस सक्सेस स्टोरीज हैं जेके रोलिंग साहब की, जिन्होंने क्या किया था, हैरी पॉटर जो उनकी वेब सीरीज बनी हुई है, उनकी बुक्स को कई बार रिजेक्ट किया गया, लेकिन उनको अपने ऊपर विश्वास था कि जो मैंने बुक्स लिखी हैं वो बहुत अमेजिंग बुक है, रेस्ट इज हिस्ट्री। आज आप देख ही रहे हैं
करोड़ों अरबों रुपए हैरी पॉटर जो सीरीज है मूवी की वो कमा चुकी है, बुक्स के फॉर्मेट में कमा रही है, उनके हैरी पॉटर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, उनसे थ्रू वो पैसे कमा रही है। तो बहुत सारी ये केस स्टडीज हैं, ये इसके अंदर दी गई हैं, ये आप पढ़ेंगे। स्टीव जॉब्स नाम सब जानते हैं, आज एप्पल दुनिया की दूसरी या तीसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के टर्म्स में। निवेडा एक कंपनी है जो अभी दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन के टर्म्स में कंपनी बन चुकी है। उसके बाद आपकी एप्पल आती है, फिर आपके एलन मस्क साहब की कंपनी है। तो ऐसी कंपनीज हैं जो बहुत फेमस हो चुकी हैं, इन्होंने बहुत मेहनत करी, नए नए प्रोडक्ट लेके आए और अपने ऊपर विश्वास रखा। वॉल्ट डिज्नी आप जानते ही हैं, इतनी अमेजिंग हॉलीवुड मूवीज आती हैं, डिज्नी पार्क्स हैं, डिज्नी के कितने प्रोडक्ट्स आते हैं, क्लोथ मर्चेंडाइज से लेके बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो एक टाइम पे इनको भी फेलियर था, इनको भी किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था, और आज आप हिस्ट्री जानते हो, बैंकक्रप्ट हो गए थे बिफोर क्रिएटिंग द एंटरटेनमेंट एम्पायर वी नो टुडे। तो बैंकक्रप्ट होने के बाद पैसा नहीं बचा बिल्कुल, उसके बाद आज आज इतना बड़ा एम्पायर, एंटरटेनमेंट एम्पायर खड़ा कर दिया। ठीक है, कर्नल सैंडर्स केएफसी के फाउंडर बेचते रहे, बुढ़ापे में जाके क्या हुआ, इनको सक्सेस मिली, और आज आप देखते हैं केएफसी कितना बड़ा दुनिया भर में ब्रांड है। अब्राहम लिंकन हर एक चुनाव हारे, हर एक चुनाव हारे, और फाइनली आखिरी चुनाव में क्या हुआ, यूएसए के बहुत ही शक्तिशाली राष्ट्रपति बने, जो आज दुनिया में डंका बजता है अब्राहम लिंकन के बारे में। माइकल जॉर्डन सब जानते हैं माइकल जॉर्डन के बारे में, कैसे ये हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम में थे, डिसअपॉइंटमेंट हुआ, और आज आप देखते हैं लेजेंड हैं, इनके नाम पे शू, इनके नाम पे मर्चेंडाइज, दुनिया में सिक्का चलता है, अरबों करोड़ रुपए की संपत्ति है, और आज बास्केटबॉल के बहुत बड़े प्लेयर भी ये है। एल्बर्ट आइंस्टाइन को सभी जानते हैं, कैसे उनको लोग पागल कहते थे, और आज हिस्ट्री है। बीटल्स, डेक्कन रिकॉर्ड्स, ये जो बीटल्स टीम है वो आप देखेंगे, इनको रिकॉर्ड्स से रिजेक्ट किया गया, और आज इतना बड़ा ये बैंड बन के बैठा हुआ है, आप इनके बारे में भी आप जानते हैं। तो फेलियर परमानेंट नहीं होती है, इस लेक्चर से हमने यही सीखा है, फेलियर के बाद सक्सेस आती ही आती है। परसिवरेंस के साथ हमें काम करना है, परसिवरेंस के साथ हमें ये एमबीबीएस की पढ़ाई करनी है। हम आशा करते हैं कि आप इन लेक्चर से अच्छा सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और इसी के साथ साथ क्या करते जा रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं। नोट्स आप बनाते जाइए। आखिरी में हम आपको एक क्वेश्चन की पूरी सीरीज बनाएंगे कि इससे एक्सपेक्टेड 2 नंबर के क्वेश्चन, 7 नंबर के क्वेश्चन, 10 नंबर के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। बने रहिए हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, साथ ही साथ शेयर कीजिए हमारे कंटेंट को, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिए, दूसरे लोगों से भी सब्सक्राइब कराइए। शुक्रिया, धन्यवाद।